रिपोर्ट आपने देखी, इस पर बात करने के लिए आज स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ है। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, जो मिसबाह उल हक ने कहा कुछ गलत तो नहीं है वैसे। उन्होंने कहा ये हमारे सिस्टम के ऊपर एक, उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, इट्स अ स्लैप ऑन आवर सिस्टम, कि हम जिनकी तरफ फोकस कर रहे हैं उनके लिए हम सेकंड ऑप्शन के तौर पर सामने आ रहे हैं। ये बताता है कि हमारा सिस्टम कितना खराब है और हम अपने प्लेयर्स पर इतना भरोसा नहीं करते, अपने फॉर्मर क्रिकेटर्स पर इतना भरोसा नहीं करते। क्या कहेंगे इस पे? जैसे फास्टेस्ट सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड बराबर किया था उसी तरह की बैटिंग की है मिसबाह उल हक ने कि स्लैप ऑन सिस्टम। बिल्कुल यही बात है। इंडिया ने देखें अपने होम ग्रोन कोचेज अपनाना शुरू कर दिए। एक जमाना था कि वो भी गैर मुल्की कोचेज पे जाते थे, लेकिन उन्होंने साथ में जो असिस्टेंट कोच होता था वो हमेशा लोकल रखा, बैटिंग कोच हमेशा लोकल रखा, और उससे वहां से वो निकलकर उन्होंने अपने कोचेज डेवलप किए। फिर उनके सीनियर खिलाड़ियों ने भी बड़ा एक अच्छा रवैया इख्तियार किया। जैसे राहुल द्रविड़ न सिर्फ वो मैदान के लेजेंड हैं बल्कि ऑफ फील्ड भी बड़े जबरदस्त आदमी हैं वो, जिन्होंने जिस तरह अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 क्रिकेट को उन्होंने संवारा और फिर उसके बाद अब वो सीनियर टीम के साथ है। हमारे यहाँ इस चीज का प्रॉब्लम है और ये बड़ी तल्ख हकीकत मिसबा ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि हमारे अपने क्रिकेटर्स भी एक दूसरे की इस तरह बैठ के जो बुराइयां करते हैं और सिस्टम की बात करते हैं, ये सब बिल्कुल मिसबा ने दुरुस्त कहा है। ये तल्ख हकीकत है, कड़वी बात है, जाहिर है सच्ची बात कड़वी होती है। हम भी यही बात करते हैं शाहिद साहब, हम कोचेस के नाम ले रहे थे, ये हो सकता था, ये हो सकता था, ये ऑप्शन था, लेकिन वो सारे क्लियरली मना कर रहे हैं पाकिस्तान आने। तो हमारे पास तो ऑप्शन की भी कमी एक वजह है ना। हमारे पास अपने ऑप्शन में हमारे अपने मुल्की कोचेस भी बहुत हैं। अगर मिकी आर्टर से जो इनिशियल मुज़ाकरात हुए थे और वो खत्म हो गए थे, नहीं वो मान रहे थे कि वो डार्बीशायर, जाहिर है उनके भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे कि अगर अभी बोर्ड चेंज हो जाए तो वो स्टैंडर्ड हो जाएंगे, उनका डार्बीशायर का मुआहदा भी खत्म हो जाएगा। तो उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे जो बिल्कुल दुरुस्त हैं। तो हमें वक्त आ गया कि हमें इंटरनेशनली जो कोचेज हैं, जो अच्छे कोचेज हैं, वो लीग्स की वजह से अवेलेबल नहीं है। तो हम अपने होम जो कोचेज हैं, हमारे पास कमी नहीं है। मिसबाह खुद अच्छे कोच रहे हैं, ठीक है इनिशियली उनके इतने रिजल्ट नहीं आए, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है। वक़ार यूनुस है, वसीम अकरम कभी कोचिंग में नहीं आया, इसीलिए कि उनको पता है कि इस तरह होता है कि जरा से नताइज खराब होते हैं और फिर सैक कर दिया जाता है। इंज़माम उल हक है, राशिद लतीफ है, जिनका अपना एक्सपीरियंस अफगानिस्तान के साथ भी रहा है। मोइन खान एक बहुत अच्छे कोच है। हमारे फर्स्ट क्लास लेवल पे अब्दुल रहमान एक बहुत अच्छे कोच है। तो अब वक्त है कि हमें इंटरनेशनल की तरफ साथ, अगर हमने एक फैसला कर लिया थोड़े अरसे के लिए, साथ में हम अपना होम ग्रोन कोच। अच्छा, ये हम बातें कर रहे हैं तो थोड़ा स्टैट्स पर भी नजर डालते हैं। ग्राफ नाजरीन आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा और उससे हमें पता चल जाएगा हमने 2010 से लेके 2020 तक जो कोचेस हमारे रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंसेस क्या रही हैं, उसके हवाले से ये ग्राफ्स बनाए हैं। अगर ओडीआई में देखा जाए तो वकार यूनुस हमारे कोच थे 34 ओडीआई में, जिसमें 56% हमारा विन रेशो था। 15 ओडीआई में हमारी कोचिंग की मोहसिन खान ने, उसमें 67% विन रेशो रहा। डेव वॉटमोर का 47% रहा, मोइन खान का 60% रहा, वकार यूनुस का 60% रहा और मिकी आर्थर का 50% रहा। अगर इससे आगे बढ़ते हैं और T20s की कोचिंग पर नजर डालते हैं तो यही वकार यूनुस 68%, मोहसिन खान क्योंकि सिर्फ 5 T20 मैचेस थे 60%, डेव वॉटमोर, मोइन खान का 50%, वकार यूनुस का 50% और साथ साथ मिकी आर्थर का 81% ये T20 का रहा है। आगे बढ़ते हैं और टेस्ट पर भी नजर डाल लेते हैं। टेस्ट पे आप देखते हैं कि ये आपके सामने है, वकार यूनुस 42%, 75% मोहसिन खान, फिर डेव वॉटमोर का आप ये देख सकते हैं कि सामने बड़ी जबरदस्त, आप देखें मिकी आर्थर का 61%। और एक आगे हम पाकिस्तान की आईसीसी रैंकिंग में कितना इन कोचेस से फर्क पड़ा था उस पर भी अगर हम देखते हैं तो वकार यूनुस के दौर में हम 6 से 6 नंबर पर ही रहे, मोहसिन खान से 6 नंबर से 5 नंबर पर आए, डेव वॉटमोर से 5 से 3 नंबर पर आए और मोइन खान से 3 नंबर पर ही रहे। फिर वकार यूनुस दोबारा है और एंड में मिकी आर्थर 3 नंबर पे थे और 7 पे गए हम। तो ओवरऑल शाहिद साहब आप देख रहे हैं ये स्टैट्स के साथ भी अगर हम देखें तो ये हमें क्लैरिटी इसमें दिखती है कि कोचेस की परफॉर्मेंसेस ये जो गुजरा हुआ डेकेड था उसमें कैसी रही थी। देखिए बिल्कुल एक नाम जो मैं लेना भूल गया, मोहसिन खान का भी नाम है, उनके भी रिजल्ट्स बड़े अच्छे आए थे जी, बहुत जबरदस्त। और वो उस वक्त की नंबर 1 टीम भी नहीं करते थे, वो कूल रहते थे और वो अपने हिसाब से कोचिंग करते थे और वो प्लेयरों को बता देते कि ये करना है। बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस उनकी नहीं होती थी, लेकिन उनके भी रिजल्ट बहुत अच्छे और उस जमाने में टीम को उन्होंने यूनाइटेड भी किया, काफी मसले चल रहे थे।
بالکل ایسا ہی ہے. ان کا بھی نام یقیناً زیر غور ہونا چاہیے جب بھی ہم اپنے ہوم گرون کوچز کی بات کریں. لیکن اس میں سارا مین فیکٹر یہ کہ آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے. آپ کھلاڑیوں کو بھی ٹائم دیں, آپ کوچز کو بھی ٹائم دیں, تو ریزلٹ آتے ہیں. اگر آپ 6-6, 8-8 مہینے پہ, سال بھر پہ کوچز کو نکالتے رہیں گے, 1-2 سیریز میں شکست پر, 1-2 میچز میں شکست پر نکال دیں گے, تو پھر نتائج نہیں آئیں گے اور کوئی بھی اسٹیبل نہیں ہو پائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. شاہد ہاشمی صاحب ہمارے سائنس جوائن کیا اسپورٹس کورسپونڈنٹ شعیب جٹ نے. شعیب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شعیب جلدی سے کوچز کے حوالے سے اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیجیے گا, پھر ذرا سلیکشن کمیٹی کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے. کوچز میں بھی آپ نے دیکھا پبلک ڈیمانڈ یہی ہے کہ پاکستان کے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے, ہم اپنے کوچز کی طرف زیادہ کیوں نہیں جاتے, ہم فورن کوچز پہ اتنا ریلائی کیوں کرتے ہیں جن کے لیے ہم سیکنڈ چوائس ہوتے ہیں, جن کے لیے ہمیں کنسیڈر کرنا, وہ پہلے اپنی ساری چیزیں دیکھتے ہیں پھر ہمیں کنسیڈر کرتے ہیں. کیا کہیں گے؟ نہیں یار, میں اس سے تھوڑا سا ایگری نہیں کروں گا, اور ویسے بھی چند افراد جو ہے وہ پورے پاکستان کی ترجمانی تو نہیں کر سکتے. آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کے غیر ملکی کوچز کی اس میں کوچنگ میں بھی آپ کے اچھے نتائج رہے ہیں, لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ غیر ملکی کوچز کیا اتنے جو ہے وہ کیپیبل تھے, اتنے اسکلفل تھے. تو ابھی میری بات کے مطابق مکی آرتھر کو جو ہے, یہ آن لائن جو کوچنگ کی بات ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے. اصل میں مکی آرتھر کو ٹیم ڈائریکٹر بنایا جاتا ہے, بالکل اسی طریقے سے ابھی نیوزی لینڈ میں آپ دیکھیں اس میں جو ٹیم کے ساتھ آئے تھے تو ٹیم ڈائریکٹر تھے, تو ان کو ٹیم ڈائریکٹر بنایا جا رہا ہے. ان کے ساتھ میں میری بات کے مطابق اب تک کے فیوریٹ جو ہیں وہ گرانٹ بریڈبرن ہے, جو پہلے بھی پاکستان جی وہ شارٹ لسٹ والے نام میں جلدی سے بتا دیتا ہوں شعیب, پھر آپ اپنا تبصرہ کیجیے گا. مکی آرتھر ٹیم ڈائریکٹر, گرانٹ بریڈبرن ہیڈ کوچ, یاسر عرفات بالنگ کوچ, ٹوبی ریڈ فورڈ اور ایئن پونٹ نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر, اور بیٹنگ کوچ کے لیے ابھی سرچنگ جاری ہے. کیا یہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے, اور گرانٹ بریڈبرن ہیڈ کوچ ہوں گے, ٹھیک ہے نا, باقی آپ نے نام صحیح لے لی ہے, تو یہ بات بالکل صحیح ہے. اب دیکھیں مکی آرتھر نے لاسٹ ٹائم جب آئے تھے انہوں نے آپ کو چیمپئنز ٹرافی جتوائی تھی, بالکل یہ بات بھی اپنی جگہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ انہوں نے چیمپئنز ٹرافی جتوائی تھی, لیکن ورلڈ کپ میں کیا پاکستان کی ٹیم کے نتائج اچھے تھے ان کی کوچنگ میں؟ تو یقینی طور پہ نتائج جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. لیکن یہ بات آپ کو ماننے کی ضرورت ہے کہ ہم جب مکی آرتھر کو ٹائم دیتے ہیں وہ پاکستان کو اچھے لڑکے دے جاتے ہیں, اچھی ٹیم دے جاتے ہیں. آج بابر اعظم کا نام پوری دنیا میں لیا جا رہا ہے, لیکن آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ مکی آرتھر نے ان پہ ایکسٹرا آرڈنری ریلائی کیا, ان کو ایکسٹرا آرڈنری سپورٹ کیا, جس وجہ سے وہ پلیئر بنے. اور بھی بہت سارے کھلاڑی ہیں, اگر محمد عامر کو انہوں نے سپورٹ کیا تو چیمپئنز ٹرافی انہوں نے آپ کو جتوا کے دی, حسن علی انہوں نے آپ کو بنا کے دیا, شاداب ان کو بنا کے دیا, فخر زمان, تو بہت سارے نام ہیں. میں بالکل ملکی کوچز کے خلاف نہیں ہوں, لیکن غیر ملکی کوچز کا آئیڈیا جو ہے وہ برا نہیں ہے.